नमस्कार प्रिय विद्यार्थियों, मैं पी के वर्मा। आज जो हम पढ़ेंगे, आज पढ़ेंगे 10th क्लास की साइंस का चैप्टर नंबर 10, प्रकाश का परावर्तन तथा अपवर्तन। अगर इससे पहले आपने वीडियो ना देखी हो, इससे पहले मैं एक वीडियो बना चुका हूँ, वो वीडियो ज़रूर देख लेना। तो आज का जो टॉपिक है, आज का टॉपिक है हमारा गोलीय दर्पण। स्फेरिकल मिरर किसे कहते हैं? तो क्या होता है स्फेरिकल मिरर अर्थात गोलीय दर्पण? तो हमें साफ दिखाई पता लग रहा है कि गोलीय दर्पण, तो जिसका परावर्तक पृष्ठ कैसा होता है? गोल होता है, तो उसे गोलीय दर्पण कहते हैं। तो वे दर्पण जिसका परावर्तक पृष्ठ गोल होते हैं गोलीय दर्पण कहलाते हैं। अब जो गोलीय दर्पण होते हैं, गोलीय दर्पण भी दो प्रकार के होते हैं। एक तो होता है अवतल दर्पण, एक होता है उत्तल दर्पण। अवतल दर्पण को हम इंग्लिश में कहते हैं कॉनकेव मिरर और उत्तल दर्पण कहते हैं कॉन्वेक्स मिरर। तो बात करते हैं कॉनकेव मिरर। तो देखो, कॉनकेव मिरर पढ़ने से पहले मैं तुम्हें डायग्राम्स बता देता हूँ। देखो, ये है कॉनकेव मिरर अर्थात अवतल दर्पण। तो इसका जो परावर्तक तल है वो कैसा है? अंदर की ओर है, अंदर की ओर अर्थात भीतर की ओर है। तो इस दर्पण को हम कहेंगे अवतल दर्पण। और जिसका परावर्तक पृष्ठ ऊपर की ओर हो, उभरा हुआ हो, उसे कहते हैं उत्तल दर्पण। तो वह गोलीय दर्पण जिसमें परावर्तक दबे हुए तल होता है अर्थात गोले का भीतरी तल परावर्तक तल होता है, उसे हम क्या कहते हैं? कॉनकेव मिरर कहते हैं, कॉन्वेक्स मिरर कहते हैं। वह गोलीय दर्पण जिसमें परावर्तक उभरे हुए तल से होता है अर्थात गोलीय का बाहरी तल परावर्तक तल होता है, उसे हम कॉनकेव मिरर कहते हैं। अब बात करते हैं हम गोलीय दर्पण से संबंधित कुछ परिभाषाएं। तो गोलीय दर्पण से संबंधित कुछ परिभाषाएं होती है, दर्पण का ध्रुव, वक्रता केंद्र, ये क्या होते हैं? तो देखो, मैं तुम्हें बता देता हूँ। देखो स्टूडेंट्स, ये हमारा अवतल दर्पण हो गया, क्योंकि इसका जो परावर्तक तल है कैसा है? वो अंदर की ओर है। तो जो परावर्तक तल होता है ये जो परावर्तक तल है, तो परावर्तक तल का जो मध्य बिंदु होता है ये, इसको कहते हैं हम दर्पण का ध्रुव। इसे लिखते हैं हम पी से। देखो, ये जो गोलीय दर्पण होता है किसी गोले का भाग होता है। तो जिस गोले का भाग होता है उसके केंद्र को, जो सेंटर होता है उसके केंद्र को हम कहते हैं वक्रता केंद्र। तो इस दर्पण का वक्रता केंद्र कहते हैं, इससे लिखते हैं हम सी से। दर्पण का ध्रुव गोलीय दर्पण के परावर्तक तल के मध्य बिंदु को दर्पण का ध्रुव कहते हैं। इसे कैपिटल पी से प्रदर्शित करते हैं। एक होता है वक्रता केंद्र। तो वक्रता केंद्र हमने बता दिया किसे कहते हैं, कि गोलीय दर्पण जिस गोले का भाग होता है उसे गोले के केंद्र को दर्पण का वक्रता केंद्र कहते हैं। नोट पॉइंट, नोट विशेष ध्यान रखना कि है अवतल दर्पण में परावर्तक तल की ओर तथा उत्तल दर्पण में परावर्तक तल से दूसरी ओर अर्थात दाईं ओर होता है। इसे कैपिटल सी से प्रदर्शित करते हैं। इसका मतलब क्या है? देखो, ये है हमारा क्या? अवतल दर्पण, और ये है हमारा कौन सा? उत्तल दर्पण। देखो, इसका जो गोले का भाग होगा इस तरीके से होगा। तो केंद्र कहाँ पहुँच गया इसका? परावर्तक तल है ये वाला, तो इसके दाईं ओर है, और अवतल दर्पण में क्या है? बाईं ओर है। तो ध्यान रखना, ऐसे कैपिटल सी से हम प्रदर्शित करते हैं। अब बात करते हैं मुख्य अक्ष। देखो, मुख्य अक्ष क्या होता है? जो वक्रता केंद्र होता है सी, तो जो वक्रता केंद्र होता है सी अगर ध्रुव पी को मिलाने वाली जो रेखा होती है उसको मुख्य अक्ष हम कहते हैं। तो दर्पण के वक्रता केंद्र सी तथा ध्रुव पी को मिलाने वाली रेखा को दर्पण का मुख्य अक्ष कहते हैं। अब बात करते हैं हम वक्रता त्रिज्या की। तो वक्रता त्रिज्या किसे कहते हैं? देखो, गोलीय दर्पण जो जिस गोले का भाग होता है उस गोले की त्रिज्या को हम क्या कहते हैं? वक्रता त्रिज्या कहते हैं। अब स्टूडेंट्स, जो अभिलंब है नॉर्मल, जिसे हम अभिलंब कहते हैं, तो गोलीय दर्पण के किसी बिंदु को वक्रता केंद्र से मिलाने वाली रेखा गोलीय दर्पण के उस बिंदु पर अभिलंब कहलाती है। तो इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये है, देखो, ये हमारे पास कैसा दर्पण है? अवतल दर्पण है। तो अवतल दर्पण का जो मध्य बिंदु होता है परावर्तक तल का, उसको कहते हैं हम क्या? ध्रुवी।
और ये यहाँ पे क्या होगा, वक्रता केंद्र होगा। इसको मिलाने वाली रेखा क्या कहलाएगी, मुख्य अक्ष। तो देखो दर्पण, ये दर्पण है हमारा ये, तो दर्पण के किसी भी बिंदु पर कोई से बिंदु ले लो और उसे वक्रता केंद्र से मिला देंगे तो उस बिंदु पर ये क्या कहलाएगा, अभिलंब। इसको हम क्या कहेंगे, नॉर्मल कहेंगे, अभिलंब कहेंगे। अब हम बात करते हैं मुख्य फोकस या फोकस। देखो गोलीय दर्पण की मुख्य अक्ष के समांतर, देखो मैं इसके लिए डायग्राम बताता हूँ। देखो ये मुख्य अक्ष है, ये अवतल गोलीय दर्पण है, ये हमारा उत्तल गोलीय दर्पण है। तो अवतल दर्पण में क्या होता है, देखो मुख्य अक्ष के समांतर ये जो किरणें ये कैसी आ रही है, समांतर आ रही है। तो परावर्तन के पश्चात ये मुख्य अक्ष के जिस बिंदु से होके जाती है उस बिंदु को हम क्या कहते हैं, दर्पण का मुख्य फोकस कहते हैं। इसे कैपिटल F से प्रदर्शित करते हैं। ये तो होता है हमारा अवतल दर्पण में। और उत्तल दर्पण में क्या होता है, उत्तल दर्पण में होता है, देखो मुख्य अक्ष के समांतर आ रही थी किरणें और परावर्तन के पश्चात मुख्य अक्ष के जिस बिंदु से फैलती हुई, देखो अपसरित हो रही है ना ये, या जाती हुई प्रतीत होती है, तो उस बिंदु को कहते हैं उत्तल दर्पण का मुख्य फोकस। तो मुख्य फोकस की बात ये हमारे यहाँ पे लिखा होगा, तो इसे पढ़ लेना आप अपना आप। तो फोकस दूरी, देखो फोकस दूरी किसे कहते हैं कि दर्पण की मुख्य फोकस व ध्रुव के बीच की दूरी को दर्पण की फोकस दूरी कहते हैं। इसे कैपिटल F से प्रदर्शित करते हैं। देखो सबसे इम्पोर्टेंट बात यह है कि जो वक्रता त्रिज्या होती है कैपिटल R, फोकस दूरी की दुगनी होती है। जो R होती है ये फोकस दूरी की दुगनी होती है, या आप ऐसा कह सकते हैं कि फोकस दूरी वक्रता त्रिज्या की आधी होती है। और दूसरी बात ये ध्यान रखना, जो समतल दर्पण होता है, समतल दर्पण की फोकस दूरी अनंत होती है। आगे चलते हैं। तो गोलीय दर्पण से प्रतिबिंब बनने के नियम। तो अब जो मैं बता रहा हूँ सबसे इम्पोर्टेंट बात है कि गोलीय दर्पण से जो प्रतिबिंब बनेंगे तो किस तरीके से हम प्रतिबिंब बना सकते हैं। तो वे कुछ नियम है, तो वे 3 नियम है। तो पहली नियम क्या है, देखो पहले नियम मैं चित्र से समझा देता हूँ तुम्हें। देखो पहला नियम ये है, देखो ये एक दर्पण है, ये वाला, सॉरी, देखो ये लो, ये दर्पण है। तो ये मुख्य अक्ष है ये। तो मुख्य अक्ष के समांतर जो प्रकाश किरणें आएगी तो पहली बात तो है किससे होकर जाएगी, फोकस से। तो पहला नियम ये है। तो देखो ये रहा कि जब प्रकाश किरण मुख्य अक्ष के समांतर आती है तो वह परावर्तित होकर मुख्य अक्ष से होकर जाती है अवतल दर्पण में। और उत्तल दर्पण में क्या होता है, उत्तल दर्पण मुख्य फोकस से होकर आती हुई प्रतीत होती है उत्तल दर्पण में। पहला पॉइंट ये। फिर दूसरा पॉइंट ये कहता है अगर मुख्य अक्ष से होकर आ रही होगी, देखो ये मुख्य अक्ष से होकर आ रही है तो वो मुख्य अक्ष के क्या हो जाएगी, सॉरी मुख्य फोकस से होकर आ रही थी तो मुख्य अक्ष के क्या हो जाएगी, ये समांतर हो जाती है। और तीसरा पॉइंट ये कहता है अगर कोई किरण वक्रता केंद्र से आएगी तो वो परावर्तन के पश्चात वापस उसी मार्ग से वापस लौट जाती है। फिर अवतल दर्पण द्वारा प्रतिबिंब का बनना। तो अवतल दर्पण द्वारा प्रतिबिंब का बनने की जो कंडीशन होगी कैसी होती है। तो डियर स्टूडेंट देखो अब जो है हमारा अवतल दर्पण द्वारा प्रतिबिंब का बनना। तो अवतल दर्पण द्वारा प्रतिबिंब कैसे बनता है, तो देखो मैं तुम्हें बता देता हूँ कैसे बनता है। हमने भी बात करी थी कि देखो 3 तरीके से किरण आनी चाहिए। देखो ये दर्पण है और ये इसका मुख्य फोकस है F, यहाँ इसका वक्रता केंद्र है C और इसके जो बीच में होगा वो क्या होगा, मुख्य फोकस होगा। तो मैंने बात करी थी जो देखो पहली किरण, पहला पॉइंट ये था अगर मुख्य अक्ष के समांतर कोई किरण आ रही है तो वो परावर्तन के पश्चात फोकस से होकर जाती है, सॉरी ये फोकस से होकर जाती है। दूसरी मैंने बात करी थी अगर कोई प्रकाश किरण फोकस से होकर आती है तो वो मुख्य अक्ष की क्या हो जाएगी, समांतर हो जाएगी। और तीसरी मैंने बात करी थी अगर वक्रता केंद्र से आती है तो वापस वो ऐसी आएगी और ऐसी ही चली जाएगी। तो ये इन्हीं किरणों को मद्देनजर रखते हुए हम ये प्रतिबिंब बनाते हैं। अब प्रतिबिंब बनाने के लिए हमारे लिए 2 किरणें होनी जरूरी है, 2 किरणें। अब प्रतिबिंब जो बनेगा तो उन 2 किरणों के अपवर्तन किरणों से प्रतिबिंब बनेगा। देखो पहला जो है जब वस्तु अनंत दूरी पर रखी हो, तो अनंत दूरी का मतलब बहुत दूर रखी है, और जब बहुत दूर रखी है तो उनसे जो किरणें आएगी, देखो पहली किरणें आ रही है किसके,
मुख्य फोकस से होकर आ रही है, तो वो मुख्य फोकस से होकर जा रही, तो परावर्तन के पश्चात परावर्तित किरण क्या हो जाएगी, मुख्य अक्ष के समांतर हो जाएगी। अब दूसरी किरण हम ले रहे किससे है, वक्रता केंद्र से होकर जा रही, तो फिर वापसी भी किससे होकर गुजरेगी, वक्रता केंद्र से। तो देखो ये परावर्तित किरण है और ये वाली परावर्तित किरण है, तो आपस में उन्होंने कहाँ पे प्रतिच्छेद किया, यहाँ पे प्रतिच्छेद किया। तो फिर मैंने यहाँ से क्या डाल दिया, लंब, तो ए डैश बी डैश क्या बन गया इसका, प्रतिबिंब। तो देखो जब वस्तु अनंत पर रखी हो तो प्रतिबिंब देखो कहाँ बन रहा, फोकस तल पे बन रहा है। अब देखो वस्तु तो काफ़ी बड़ी है, अब प्रतिबिंब कैसा बन रहा है, बहुत छोटा बन रहा है। अब देखो दिखाई दे रहा है तो वास्तविक है, और उल्टा है नीचे बन रहा है। तो ये यहाँ पे इसकी कंडीशन लिख दी कि फोकस तल पे बनेगा, वस्तु से बहुत छोटा होगा, वास्तविक होगा, वह उल्टा होगा। दूसरी कंडीशन है कि जब वस्तु वक्रता केंद्र तथा अनंत के बीच रखी हो। तो देखो ये वस्तु रखी है, वक्रता केंद्र ये रहा, अनंत इधर होगा, तो इसके बीच में रखी है। तो ए भी एक वस्तु रखी है, देखो पहली किरण हमने क्या ले ली, मुख्य अक्ष के समांतर, तो परावर्तन के पश्चात किससे होकर जाएगी, ये होकर जाएगी फोकस से, तो ये फोकस से होकर आ गई। दूसरी किरण हमने किससे ले ली है, दूसरी किरण ले ली हमने वक्रता केंद्र से। अब वक्रता केंद्र से परावर्तन के पश्चात उसी मार्ग से वापस लौट आती है। तो देखो इन्होंने आपस में, परावर्तित किरणों ने आपस में कहाँ पे प्रतिच्छेद करा, यहाँ पे। तो यहाँ से मैंने मुख्य अक्ष पे क्या डाल दिया, लंब डाल दिया, तो ए डैश बी डैश क्या बन गया इसका, प्रतिबिंब। तो देखो जब वस्तु अनंत व वक्रता केंद्र के बीच में रखी हो तो प्रतिबिंब कहाँ बना, वक्रता केंद्र फोकस के बीच में, और वस्तु से क्या है, छोटा है, और कैसा है, वास्तविक है, और कैसा है, उल्टा। तो ये लिख रही इसकी कंडीशन। फिर बात करते हैं हम किसकी, जब वस्तु वक्रता केंद्र पर रखा हो। देखो जब वस्तु कहाँ पर रखो, वक्रता केंद्र पर। देखो मैं पहले बताता हूँ, ये वस्तु नहीं है, वस्तु थोड़ी यहाँ से है ए बी, तो थोड़ा सा मिस हो गया था। तो देखो वस्तु रखी है वक्रता केंद्र पे, जब वक्रता केंद्र पे रखी, देखो पहली किरण आ गई हमारी किसकी, मुख्य अक्ष के समांतर, तो वो किससे होकर जाएगी परावर्तन के पश्चात, फोकस से। दूसरी किरण हम देखो वक्रता केंद्र से नहीं ले सकते क्योंकि वक्रता केंद्र पर वस्तु ही रखी है, तो फिर हमने दूसरी किरण ले ली फोकस से होती हुई, तो वो क्या हो जाएगी परावर्तन के पश्चात, मुख्य अक्ष के समांतर। तो आपस में उन्होंने यहाँ पर प्रतिच्छेद किया, जब यहाँ पर प्रतिच्छेद करा तो यहाँ से हम क्या डाल देंगे, लंब, तो ए डैश बी डैश क्या बन गया, वस्तु का प्रतिबिंब। तो देखो जब वस्तु वक्रता केंद्र पर रखी हो तो प्रतिबिंब भी कहाँ बनता है, वक्रता केंद्र पे, और देखो वस्तु के क्या है, बराबर है, और कैसा है, वास्तविक है, वह उल्टा है। तो ये इसकी होगी कंडीशन कि वस्तु के बराबर होगा, वास्तविक होगा, वह उल्टा होगा। चौथी बात यह है कि जब वस्तु वक्रता केंद्र फोकस के बीच में रखी हो। तो देखो अब जो वस्तु है, वस्तु रखी है वक्रता केंद्र व फोकस के बीच में, तो ये वक्रता केंद्र, ये फोकस है, तो यहाँ पे वस्तु रखी है ए बी। तो पहली किरण हम ले लेंगे मुख्य अक्ष के समांतर, वो किससे होकर जाएगी, फोकस से, ये होकर चलेगी। दूसरी किरण हम किससे ले लेंगे, वक्रता केंद्र से होकर जा रही, देखो ऐसे जा रही वक्रता केंद्र से, टकरा कर वापसी ऐसे ही आएगी। तो प्रतिबिंब कहाँ बन गया, ए डैश बी डैश। तो देखो जब वस्तु वक्रता केंद्र फोकस के बीच में रखी होती है तो प्रतिबिंब देखो कहाँ बना, वक्रता केंद्र के पर है, अर्थात वक्रता केंद्र व अनंत के बीच में, और कैसा बना, वास्तविक बना, और वस्तु से क्या बना, बड़ा है, और कैसा है, उल्टा है। फिर दूसरी लास्ट कंडीशन है कि जब वस्तु मुख्य फोकस पर रखी हो। अब देखो वस्तु रखी है मुख्य फोकस पे, तो जब मुख्य फोकस पर रखी तो पहली किरण मुख्य फोकस से तो होकर जा नहीं सकती, तो किससे होकर जा सकती है, मुख्य अक्ष के। देखो दूसरी, फिर पहली किरण गई मुख्य अक्ष के समांतर, तो किससे होकर जाएगी, फोकस से, तो फोकस होकर चलेगी। दूसरी किरण किससे होकर जाओगी, वक्रता केंद्र से, तो होकर आ रही वक्रता केंद्र से। अब देखो ये आपस में जाकर कहीं जाकर मिलेगी क्योंकि समांतर होगी, और जब समांतर होगी तो कहाँ पे जाकर मिलेगी, ये अनंत पे, तो इसलिए प्रतिबिंब कहाँ बनेगा, अनंत पे। वस्तु से क्या होगा, बहुत बड़ा, और देखो नीचे बन रहा है तो कैसा होगा, वास्तविक तथा उल्टा। लास्ट कंडीशन है, 6 जो होती है लास्ट कंडीशन होती है। तो जब वस्तु ध्रुव फोकस के बीच में रखी हो, तो देखो वस्तु रखी है ध्रुव फोकस के बीच में, ये भी वस्तु रखी है। तो देखो पहली किरण हमने ले ली मुख्य अक्ष के समांतर, तो किससे होकर जाओगी, फोकस से। दूसरी किरण कैसी ले ली हमने, वक्रता केंद्र से होती हुई जा रही है। तो देखो वक्रता केंद्र से होती जाती है, तो देखो ये समांतर तो नहीं हो रही, और जब हमने पीछे को इसे मिलाया तो ये और फैलती जा रही, देखो ये फैलती जा रही है।
जब फैलती जा रही है तो ये आगे तो जाके कहीं नहीं मिलने की, तो इसलिए जब नहीं मिलने की तो हम इन्हें पीछे को करके डॉट 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 करके मिला देंगे। तो हमने देखा ये कहाँ मिलेगी जाके, यहाँ पे बिंदु बी डैश पे। तो ये जो ए डैश बी डैश है इस वस्तु का क्या बन गया, प्रतिबिंब। तो प्रतिबिंब बन गया। तो देखो ये जो प्रतिबिंब बना ये दर्पण के कहाँ बना, पीछे बना। ये पीछे तो बना दर्पण के। फिर वस्तु से क्या है, देखो बड़ा है और कैसा है, सीधा है, क्योंकि ऊपर बना है तो कैसा होगा, सीधा होगा। और कैसा है, आभासी, क्योंकि हमने डॉट डॉट करके बनाया है तो ये आभासी है। अब बात करते हैं हम उत्तल दर्पण द्वारा प्रतिबिंब का बनना। तो उत्तल दर्पण द्वारा जब प्रतिबिंब बनेगा कैसे बनेगा, देखो ये होता है हमारा उत्तल दर्पण। तो उत्तल दर्पण का जो परावर्तक तल होता है वो कैसा होता है, उभरा हुआ होता है। तो इसलिए देखो इसका वक्रता केंद्र होगा दर्पण के पीछे। अब जो फोकस होता है वो कहाँ होता है, ध्रुव फोकस के बीच में, वो वक्रता केंद्र के बीच में जो मुख्य फोकस होता है। तो देखो कोई वस्तु रखी है ए बी, तो पहली किरण क्या करेंगे, मुख्य अक्ष के समांतर। तो ये फोकस से जाती हुई प्रतीत होती है। परावर्तन के पश्चात ऐसा प्रतीत होता है कि जैसे फोकस से निकल ली हो। फिर दूसरी किरण किससे लेंगे, वक्रता केंद्र की ओर। देखो ये वक्रता केंद्र की ओर आ रही है तो वापस उसी मार्ग में वापस चली जाएगी। तो देखो ये किरण तो चली जाओगी ऊपर को ऐसे, और ये किरण जा रही है ऊपर को, तो क्या प्रतिबिंब इधर मिले, इधर बनेगा, कहीं नहीं बनेगा। तो प्रतिबिंब कहाँ पे बनेगा, दर्पण के पीछे, क्योंकि हम क्या करेंगे, डॉट 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 करके पीछे को मिलाया। तो प्रतिबिंब कहाँ पे बना, यहाँ पे ए डैश बी डैश। तो जब प्रतिबिंब कहाँ बनता है, हमेशा देखो चाहे वस्तु चाहे यहाँ रख लो, चाहे अनंत पर रख लो, चाहे दर्पण के थोड़े से आगे रख लो, कहीं पे भी रख लो उत्तल दर्पण में, तो हमेशा दर्पण के पीछे अर्थात ध्रुव फोकस के बीच में वस्तु से छोटा, देखो वस्तु से कितना छोटा है, सीधा व आभासी होगा। अब बात करते हैं हम किसकी, अब बात करते हैं दूरियां नापने की निर्देशांक ज्यामिति चिन्ह परिपाटी। तो देखो दूरी जो मापेंगे इसमें निर्देशांक दूरी मापते हैं हम चिन्ह परिपाटी के अनुसार। देखो ये दर्पण है, तो जो दर्पण का ध्रुव होता है उसको मानते हैं मूल बिंदु। तो देखो हमने मूल बिंदु मान लिया। देखो ये अक्ष दिखाई दे रही तुमको, ये जो वाई डैश ये तो होगी वाई डैश, ये एक्स डैश ये अक्ष होगी। तो तुम्हें पता है ये जो मूल बिंदु होता है, तो अगर आप इधर रहेंगे तो दूरी कैसी होगी, दूरी धनात्मक चिन्ह के साथ लेते हैं। अगर आप इधर जाएंगे तो दूरी किस चिन्ह के साथ लेते हैं, ऋणात्मक चिन्ह के साथ लेते हैं। फिर दूसरी बात, अगर देखो वाई अक्ष में ऊपर जाएंगे तो दूरी कैसे लेंगे, हम धनात्मक चिन्ह के साथ लेंगे। अगर कोई वस्तु नीचे जा रही होगी वाई डैश अक्ष में, तो दूरी कैसे लेनी है, ऋणात्मक चिन्ह के साथ। यही कंडीशन होती है अवतल दर्पण के लिए। तो इसलिए मैंने यहाँ पर नोट पॉइंट में लिख दिया है। तो नोट पॉइंट में हमने बात करी कि वस्तु की जो दूरी होती है उससे मापते हैं हम यू से। तो वस्तु की दूरी को लिखते हैं हम यू से, और यू हमेशा ऋणात्मक होती है। क्योंकि ऋणात्मक नहीं होती है, क्योंकि ध्रुव के क्या होगी, हमेशा बाईं ओर होगी। ये बाईं ओर होगी, और बाईं ओर का मतलब है कौन सी एक्सिस में होगी, एक्स डैश एक्सिस में होगी। तो इसलिए दूरी हमेशा कैसे लेंगे, ऋणात्मक लेंगे। दूसरी बात है, अगर प्रतिबिंब वास्तविक या उल्टा है, तो वास्तविक या उल्टा है तो प्रतिबिंब की जो दूरी होती है, प्रतिबिंब की दूरी लिखते हैं हम v से। अब v हमेशा लेंगे फिर ऋणात्मक चिन्ह के साथ। अगर प्रतिबिंब आभासी व सीधा है तो फिर लेंगे v, जो लेंगे धनात्मक चिन्ह के साथ लेंगे। फिर दूसरी बात, अवतल दर्पण की फोकस दूरी हो या वक्रता त्रिज्या हो तो वो लेते हैं हमेशा ऋणात्मक चिन्ह के साथ। और उत्तल दर्पण की फोकस दूरी f व वक्रता त्रिज्या r हमेशा धनात्मक चिन्ह के साथ लेते हैं। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होता है गोलीय दर्पण के उपयोग। तो गोलीय दर्पण के जो उपयोग होते हैं, तो सबसे पहला पढ़ेंगे अवतल दर्पण के उपयोग। तो देखो अवतल दर्पण का उपयोग कहाँ किया जाता है, अधिक फोकस दूरी व बड़े द्वारक का अवतल दर्पण का उपयोग दाढ़ी बनाने में किया जाता है। ठीक है। फिर रेल के इंजनों, मोटर कारों, स्टीमरों आदि की हेडलाइट में, जो बस होती है, ट्रक होती है, उनकी हेडलाइट में। फिर दूसरा होता है छोटे अवतल दर्पण द्वारा डॉक्टर आँख, नाक, दांत एवं गले आदि का निरीक्षण करने में करते हैं। फिर बात करते हैं हम उत्तल दर्पण का उपयोग। तो उत्तल दर्पण का उपयोग मोटर गाड़ी, ट्रकों, बसों, कारों के चालकों की सीट के पास, जो ड्राइवर होता है ना, ड्राइवर की जो सीट के पास लगा होता है जिससे हम पीछे का दृश्य देखते हैं, तो वो दर्पण होता है, वो होता है हमारा उत्तल दर्पण। सड़क पर लगे हुए लैंप, जो सड़क पर होते हैं, आपकी गली में जो खंबे होते हैं, उन पर दर्पण का जो परावर्तक तल होता है वो कैसा होता है, उत्तल दर्पण का होता है।
तो डियर स्टूडेंट्स, इस वीडियो में यहाँ तक ही काफ़ी है। अगली वीडियो आएगी UVF में संबंध, तो बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो होगी। फिर उसके बाद हम न्यूमेरिकल करेंगे। तो डियर स्टूडेंट्स, अपना प्यार हमें ऐसे ही देते रहे। वीडियो को सब्सक्राइब भी करें हमारे चैनल को, और वीडियो को लाइक भी कर देना एक बार, और कमेंट तो ज़रूर ही कर देना कि वीडियो कैसी लगी, कहाँ पे त्रुटि रह गई है, कहाँ अच्छी लगी। तो ये हमें बता दिया करो, जिससे कि हम भी मोटिवेशन होते हैं, हमें भी मोटिवेट मिल जाता है, तो हम भी और अच्छी वीडियो बनाते हैं। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो।